आज हम खून यानी रक्त के अलग अलग हिस्सों या घटकों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। खासकर उन पर जिन्हें मरीजों को चढ़ाने मतलब ट्रांसफ्यूजन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये खास ब्लड प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। बिल्कुल, और ये समझना काफी दिलचस्प है कि कैसे दान किए गए खून की सिर्फ एक यूनिट से कई अलग अलग तरह के जीवन रक्षक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये तो कमाल है। हाँ, जो अलग अलग मरीजों की खास जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन घटकों के पीछे का जो विज्ञान है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है उसे आसान भाषा में समझें। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं ल्यूकोसाइट पुअर आरबीसी से। हाँ। ये नाम थोड़ा तकनीकी सा लगता है ना? हाँ। इसका मतलब क्या है? हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, उनमें से ज्यादातर सफेद रक्त कोशिकाओं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उनको हटा देना। अच्छा, हटा देना। कितना हटा देते हैं? इस प्रक्रिया से करीब 70-80% या कभी-कभी उससे भी ज्यादा सफेद कोशिकाएं निकल जाती हैं। अच्छा, पर इन सफेद कोशिकाओं को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब ये तो शरीर की रक्षक कोशिकाएं होती हैं ना? हाँ, शरीर में तो उनका काम रक्षा करना ही है, लेकिन जब खून चढ़ाया जाता है, मतलब ट्रांसफ्यूजन के मामले में, इन्हें हटाने के कई फायदे हैं। अच्छा, जैसे? सबसे मुख्य कारण है ट्रांसफ्यूजन से होने वाली कुछ दिक्कतें, जैसे बुखार वाली प्रतिक्रियाएं, जिन्हें हम फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ओहो, ये तो काफी सुनने में आता है, खून चढ़ाने के बाद बुखार आना। हाँ बिल्कुल, तो ये उसका खतरा कम करता है। साथ ही ये साइटोमेगलोवायरस मतलब CMV जैसे इन्फेक्शन के फैलने को रोकने में भी मदद करता है। अच्छा, ये CMV, ये किन के लिए खतरनाक है? ये वायरस उन मरीजों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, और इसके अलावा ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज यानी GVHD जैसी गंभीर समस्या। हाँ, ये तो गंभीर है। जी, और शरीर का ब्लड प्रोडक्ट्स के प्रति सेंसिटिव होना, जिसे सेंसिटाइजेशन कहते हैं, उसके जोखिम को भी कम करता है। मतलब आगे कभी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो शरीर की तीव्र प्रतिक्रिया की आशंका घट जाती है। समझ गई। तो ये असल में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है। और इसे तैयार कैसे करते हैं? ये हटाने का तरीका क्या है? इसे तैयार करने के कई तरीके हैं। सबका मूल सिद्धांत एक ही है, सफेद कोशिकाओं को लाल कोशिकाओं से अलग करना। अच्छा। एक तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब मशीन में तेज गति से घुमाकर कोशिकाओं को उनकी डेंसिटी के हिसाब से अलग करना। ठीक है। दूसरा है फिल्ट्रेशन, जिसमें खास फिल्टर का इस्तेमाल करके सफेद कोशिकाओं को छान कर निकाल दिया जाता है। ये काफी कॉमन है आजकल। फिल्टर से? अच्छा, धोना। ठीक है। और कुछ मामलों में फ्रीजिंग तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, पर हर तरीके का लक्ष्य एक ही है, लाल कोशिकाएं रहें और ज्यादातर सफेद कोशिकाएं निकल जाएं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी FFP की ओर। ये क्या होता है? FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये खून का वो तरल हिस्सा है जिसमें से कोशिकाएं निकाल दी गई हैं। अच्छा, लिक्विड पार्ट। हाँ, पीला सा। और इसमें प्लेटलेट्स को छोड़कर खून का थक्का जमाने वाले लगभग सभी जरूरी प्रोटीन, जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो भी अपनी सामान्य मात्रा में। इसे फ्रेश फ्रोजन क्यों कहते हैं? मतलब फ्रेश भी और फ्रोजन भी, थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, सुनने में लगता है, पर यह नाम इसकी तैयारी के तरीके को बताता है। फ्रेश इसलिए क्योंकि इसे खून जमा करने के कुछ ही घंटों के भीतर, आमतौर पर 6 से 8 घंटे में। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, प्लाज्मा को अलग करके तुरंत जमा दिया जाता है, यानी फ्रीज कर दिया जाता है। और ये तेजी से जमाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? क्योंकि खून में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, खासकर फैक्टर V और फैक्टर 8, वो बड़े नाजुक होते हैं। अगर प्लाज्मा को यूं ही छोड़ दें तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। फ्रीज करने से वे सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए फ्रेश और फ्रोजन। अच्छा, अब समझी। और इसकी तैयारी कैसे होती है? क्या इसमें भी वो सेंट्रीफ्यूज वाली मशीन लगती है? हाँ बिल्कुल, इसमें भी सेंट्रीफिकेशन का अहम रोल है। एंटीकोएगुलेंट मिला हुआ जो पूरा खून होता है, एंटीकोएगुलेंट, वो जो खून को जमने से रोकता है। हाँ, उसे ठंडे तापमान पर करीब 4 डिग्री सेल्सियस पर तेज रफ्तार से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। मतलब बहुत तेज। कितना तेज? आप सोचिए, गुरुत्वाकर्षण से लगभग 5000 गुना ज्यादा बल से 5 मिनट के लिए। इससे भारी कोशिकाएं नीचे बैठ जाती हैं और हल्का पीला प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। अच्छा। फिर इस प्लाज्मा को सावधानी से एक अलग जुड़े हुए बैग में निकाल लिया जाता है और फौरन उसे बेहद ठंडे तापमान पर
मतलब -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम पर फ्रीज कर दिया जाता है। बाप रे, -18 डिग्री। और इसका इस्तेमाल कब और किन स्थितियों में सबसे ज्यादा होता है? देखिए, FFP खास तौर पर तब बहुत उपयोगी होता है जब किसी मरीज में खून का थक्का जमाने वाले कई सारे फैक्टर्स की एक साथ कमी हो। एक साथ मल्टीपल फैक्टर्स? हाँ बिल्कुल। और उस कमी की वजह से खून बहरा हो और उस वक्त किसी एक खास फैक्टर का कॉन्सेंट्रेट उपलब्ध ना हो। अच्छा, जैसे किन हालात में? जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून चढ़ाया गया हो, जैसे मैसिव ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, तो उसके अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स खून के साथ बह जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। या फिर लिवर की गंभीर बीमारी में, क्योंकि लिवर ही कई क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, अगर लिवर फेल हो रहा है तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। सही बात है। एक और स्थिति है DIC, यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। ये एक जटिल समस्या है जिसमें शरीर में जगह जगह खून के थक्के भी बनने लगते हैं और साथ ही ब्लीडिंग भी होती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, तो इन आपातकालीन स्थितियों में FFP एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम समाधान का काम करता है, क्योंकि इसमें लगभग सारे फैक्टर्स होते हैं। समझ गई। FFP के अलावा आपकी जानकारी में सिंगल डोनर प्लाज्मा का भी जिक्र है, ये क्या है और FFP से कैसे अलग है ये? हाँ, सिंगल डोनर प्लाज्मा ये वो प्लाज्मा है जो या तो उस खून से अलग किया गया हो जिसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी हो, मतलब जो RBCs के लिए एक्सपायर हो गया है। अच्छा, एक्सपायर्ड ब्लड से। हाँ, या फिर ये वो प्लाज्मा भी हो सकता है जिससे पहले ही क्रायोप्रेसिपिटेट निकाला जा चुका हो। क्रायोप्रेसिपिटेट पर हम अभी आते हैं। ठीक है। तो इस प्लाज्मा में खून का थक्का जमाने वाले वो फैक्टर्स तो होते हैं जो स्थिर रहते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, लेकिन FFP की तुलना में इसमें वो नाजुक या अस्थिर फैक्टर्स जैसे फैक्टर V और फैक्टर 8 वो या तो कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। तो फिर इसका उपयोग कहाँ होता है? FFP से कम होता होगा। हाँ, इसका उपयोग सीमित है। मुख्य रूप से कुछ खास स्थिर क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिन्हें प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स कहते हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए और कभी-कभी शरीर में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं उस नाम पर जिसका आपने जिक्र किया, क्रायोप्रेसिपिटेट। ये नाम तो और भी जटिल लग रहा है, ये क्या चीज है भाई? हाँ, नाम थोड़ा हटकर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट दिलचस्प है। देखिए, क्रायो मतलब ठंडा, हाँ। और प्रेसिपिटेट मतलब किसी घोल में से ठोस पदार्थ का अलग होकर नीचे बैठ जाना। अच्छा, जैसे दही जमना। वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। तो क्रायोप्रेसिपिटेट असल में प्लाज्मा के कुछ खास प्रोटीन हैं जो ठंडे तापमान में घुलते नहीं हैं, मतलब अघुलनशील या इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, कौन से प्रोटीन? खास तौर पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जब FFP को जो जमा हुआ है उसे धीरे धीरे बहुत कंट्रोल तरीके से ठंडे तापमान पर करीब 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। धीरे धीरे? हाँ, बहुत धीरे धीरे। तो ये खास प्रोटीन प्लाज्मा से अलग होकर एक सफेद परत या थक्के जैसा, मतलब प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ओह, अच्छा। यही सफेद हिस्सा क्रायोप्रेसिपिटेट है। ये FFP की कुल मात्रा का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, शायद 5% से भी कम, लेकिन इसमें कुछ खास क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कौन-कौन से फैक्टर्स इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं? आपने कहा कुछ खास होते हैं। हाँ, इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। पहला, फैक्टर 8, जो हीमोफीलिया A नाम की बीमारी में कम होता है। हाँ, हीमोफीलिया A। दूसरा, वॉन विलेब्रैंड फैक्टर, जिसे VWF कहते हैं। ये एक और तरह की ब्लीडिंग की समस्या से जुड़ा है। अच्छा, VWF। तीसरा, फाइब्रिनोजन, जिसे फैक्टर IB कहते हैं। ये खून का थक्का बनने के लिए बहुत जरूरी है। फाइब्रिनोजन, ठीक है। और चौथा, फैक्टर 13, जो बने हुए थक्के को मजबूत और स्थिर बनाता है। तो ये 4 मुख्य चीजें इसमें भरपूर होती हैं। तो इसे FFP से अलग कैसे करते हैं? प्रक्रिया क्या है इसकी? सुनने में तो ये भी काफी नाजुक काम लगता है। हाँ बिल्कुल। प्रक्रिया FFP के बनने के बाद शुरू होती है। जो जमा हुआ FFP है उसे धीरे धीरे ठंडे तापमान पर, मतलब 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। जैसे ही ये पिघलता है वो सफेद अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट दिखने लगता है। फिर इसे दोबारा ठंडे में ही, मतलब 4 डिग्री पर ही तेज रफ्तार से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, करीब 5000 G पर। दोबारा सेंट्रीफ्यूज पिघलाने के बाद? हाँ, इससे वो क्रायोप्रेसिपिटेट नीचे अच्छी तरह से बैठ जाता है, चिपक जाता है। अब ऊपर का जो ज्यादातर तरल प्लाज्मा है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। सुपरनेटेंट? हाँ, मतलब ऊपर का तरल, उसे सावधानी से निकालकर अलग कर लिया जाता है। बैग में नीचे वो चिपका हुआ क्रायोप्रेसिपिटेट
और बस थोड़ा सा करीब 10-15 मिलीलीटर प्लाज्मा छोड़ दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा प्लाज्मा क्यों छोड़ते हैं? वो इसलिए ताकि बाद में जब क्रायो को इस्तेमाल करना हो तो उसे आसानी से घोला जा सके, मतलब रीसस्पेंड किया जा सके, वरना वो सूखा पाउडर जैसा चिपका रह जाएगा। अच्छा, घोलने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ। फिर इस क्रायोप्रेसिपिटेट वाले बैग को तुरंत सील करके वापस फ्रीजर में -20 या -30 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर दिया जाता है। ये भी 1 साल तक चल सकता है। और इसका इस्तेमाल किन बीमारियों या स्थितियों में होता है? ये एफएफपी से कैसे अलग है उपयोग में? क्योंकि एफएफपी में भी तो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जहां एफएफपी कई सारे फैक्टर्स की कमी के लिए था, एक ब्रॉड कवरेज दे रहा था, वहीं क्रायोप्रेसिपिटेट का इस्तेमाल ज़्यादातर तब होता है जब हमें खास तौर पर उन फैक्टर्स की ज़रूरत हो जो इसमें भरपूर मात्रा में है। अच्छा, मतलब ज्यादा स्पेसिफिक। बिल्कुल, जैसे हीमोफीलिया ए, जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, वॉन विलिब्रैंड डिजीज, जिसमें VWF की कमी या गड़बड़ी होती है, और खासकर जब शरीर में फाइब्रिनोजन की बहुत कमी हो, चाहे वो जन्म से हो या किसी बीमारी की वजह से हुई हो। तो ये एफएफपी के मुकाबले ज्यादा टारगेटेड थेरेपी हुई। हाँ, बिल्कुल। जब हमें पता है कि खास इन्हीं फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो क्रायो देना बेहतर है। इसमें कम वॉल्यूम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फैक्टर मिल जाते हैं। समझ गई। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट कैसे बनता है? ये तो आजकल काफी सुनने में आता है, खासकर डेंगू वगैरह के मौसम में। हाँ, बिल्कुल। प्लेटलेट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। ये खून के वो छोटे कण हैं जो चोट लगने पर खून का बहना रोकने में मदद करते हैं, थक्का बनाने में मदद करते हैं। हाँ। तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बनाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है दान किए गए पूरे खून से, जिसे हम होल ब्लड कहते हैं। इसके लिए खास तरह के ट्रिपल या क्वाड ब्लड बैग इस्तेमाल होते हैं। ट्रिपल बैग? हाँ, मतलब एक मुख्य बैग और 2 या 3 जुड़े हुए खाली बैग। दूसरा तरीका है एफरेसिस मशीन से। इसे सेल सेपरेटर भी कहते हैं। एफेरेसिस, ये क्या है? इसमें मशीन डोनर के खून को लेती है, उसमें से सिर्फ प्लेटलेट्स या प्लाज्मा या जो भी चाहिए वो निकाल लेती है, और बाकी का खून, मतलब आरबीसीज वगैरह, वापस डोनर के शरीर में भेज देती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, इससे एक ही डोनर से एक ही बार में काफी ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स मिल जाते हैं। इन्हें सिंगल डोनर प्लेटलेट्स या प्लेटलेट फेरेसिस या एसडीपी कहते हैं। अच्छा, पर अभी हम होल ब्लड से बनने वाले प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट की बात करते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है? ठीक है, ये प्रक्रिया भी खून जमा करने के कुछ घंटों के भीतर, आमतौर पर 6 घंटे के अंदर शुरू होनी चाहिए। और एक जरूरी बात, इस दौरान खून को फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में नहीं? क्यों? क्योंकि ठंडे तापमान से प्लेटलेट्स खराब हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें कमरे के तापमान पर, मतलब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा है आरबीसीज से। हाँ, तो सबसे पहले खून वाले बैग को सेंट्रीफ्यूज में रखकर धीमी गति से घुमाया जाता है। इसे सॉफ्ट स्पिन कहते हैं। सॉफ्ट स्पिन? हाँ, कम स्पीड पर, करीब 2000 जी पर 3 मिनट के लिए। इससे भारी लाल और सफेद कोशिकाएं नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर के प्लाज्मा में प्लेटलेट्स रह जाते हैं। इस प्लेटलेट वाले प्लाज्मा को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी पीआरपी कहते हैं। ठीक, पीआरपी। इस पीआरपी को सावधानी से एक जुड़े हुए खाली बैग में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमारे पास पीआरपी वाला बैग है और नीचे आरबीसीज वाला बैग। पीआरपी वाले बैग को दोबारा सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं। इस बार तेज गति से हार्ड स्पिन करते हैं, करीब 5000 जी पर 5 मिनट के लिए। अच्छा, अब हार्ड स्पिन? हाँ, इससे प्लेटलेट्स भारी होकर नीचे एक छोटी सी गोली या पैलेट की तरह जमा हो जाते हैं। अच्छा, पैलेट बन जाता है। जी। अब ऊपर का जो ज्यादातर प्लाज्मा है, जिसमें अब प्लेटलेट्स नहीं है, उससे प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा या पीपीपी कहते हैं। इस पीपीपी को एक और जुड़ी हुए खाली बैग में निकाल लिया जाता है। तो 3 बैग इस्तेमाल हो गए। हाँ, और प्लेटलेट पैलेट वाले बैग में बस थोड़ा सा प्लाज्मा, करीब 50 से 70 मिलीलीटर छोड़ देते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स को सस्पेंड करने के लिए। फिर इन अलग किए गए प्लेटलेट्स का क्या होता है? हाँ, इन्हें कैसे कहा जाता है? अच्छा सवाल है। ये जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट वाला बैग है, इसे पहले करीब 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए कमरे के तापमान पर, मतलब 20-22 डिग्री पे रखा जाता है। इसे रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। रेस्टिंग पीरियड, आराम करने के लिए? हाँ, एक तरह से। ऐसा करने से प्लेटलेट्स को सेंट्रिफ्यूगेशन के स्ट्रेस से उभरने का मौका मिलता है और वे बेहतर स्थिति में रहते हैं। अच्छा। इसके बाद बैग को धीरे धीरे हिलाकर प्लेटलेट्स को उस बचे हुए प्लाज्मा में वापस घोला जाता है, मतलब रीसस्पेंड किया जाता है। ठीक है। फिर इसे ठीक से लेबल करके एक खास मशीन में रखा जाता है, जिसे प्लेटलेट एजिटेटर इंक्यूबेटर कहते हैं। प्लेटलेट एजिटेटर, ये क्या करता है? ये मशीन प्लेटलेट्स को लगातार धीरे धीरे हिलाती रहती है। एक शेल्फ की तरह जो आगे पीछे होती है। हिलाती रहती है, क्यों? ताकि प्लेटलेट्स आपस में चिपक न जाएं और उनमें गैस एक्सचेंज होता रहे।
और ये मशीन तापमान भी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। अच्छा, तो हिलना और सही तापमान दोनों जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। इस तरह ये प्लेटलेट्स 5 दिनों तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रहते हैं। जिस दिन बनते हैं उसे दिन 0 मानते हैं। 5 दिन? इनकी शेल्फ लाइफ तो काफी कम है आरबीसीज के मुकाबले। हाँ, काफी कम है, क्योंकि ये कमरे के तापमान पे रखे जाते हैं, तो इनमें बैक्टीरियल ग्रोथ का खतरा ज्यादा रहता है। अच्छा, और प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट का उपयोग कब किया जाता है? आपने डेंगू का जिक्र किया था। हाँ, इसका उपयोग मुख्य रूप से तब होता है जब खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाँ, या फिर प्लेटलेट्स ठीक से काम ना कर रहे हों, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहते हैं, और इस वजह से मरीज को ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लीडिंग होने का बहुत ज्यादा खतरा हो। तो सिर्फ काउंट कम होना काफी नहीं है, ब्लीडिंग का रिस्क भी होना चाहिए। हाँ, आमतौर पर यही गाइडलाइन होती है। जैसे कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट गिरना एक आम समस्या है, और अगर वो बहुत कम हो जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। इसके अलावा ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया जैसी खून की बीमारियां, कीमोथेरेपी के बाद या फिर डीआईसी जैसी कई स्थितियों में भी प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बाप रे, इतने सारे अलग अलग घटक और हर एक को बनाने की इतनी खास और कहना चाहिए नाजुक प्रक्रिया, इनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी कैसे सुनिश्चित की जाती होगी? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल इस पूरी प्रक्रिया की जान है। इसके बिना सब बेकार है। हाँ बिल्कुल। इसमें कई चीजें शामिल हैं। शुरुआत होती है सही ब्लड डोनर के चुनाव से। डोनर स्वस्थ होना चाहिए, उसकी पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। फिर सही तरह के ब्लड कलेक्शन बैग्स और उनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस जैसे सीपीडीए, एडसॉल, एसईजीएम, उनका सही इस्तेमाल करना होता है। हाँ, ये नाम हमने सुने हैं। खून की सही मात्रा जमा करना भी जरूरी है। कम या ज्यादा होने से दिक्कत हो सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा हमने हर घटक के साथ देखा, उनका सही तापमान पर भंडारण यानी स्टोरेज। हाँ, तापमान तो सबके लिए अलग अलग था। बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर सही तापमान बनाए रखते हुए उनका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। हर घटक की तापमान की जरूरत एकदम सटीक पूरी होनी चाहिए। जैसे आरबीसीज को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है, एफएफपी और क्रायो को -18 या -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम पर, और प्लेटलेट्स को 20 से 22 डिग्री पर लगातार हिलाते हुए। जरा सी लापरवाही घटक को बेकार कर सकती है या मरीज के लिए खतरनाक भी हो सकती है। मतलब पूरी प्रक्रिया में डोनर से लेकर मरीज तक हर कदम पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल, और कोई भी प्रक्रिया या तरीका, जैसे कोई नया सेंट्रीफ्यूज या फिल्टर, उसे नियमित उपयोग में लाने से पहले उसे पूरी तरह से मान्य किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट मतलब हाँ। ये पक्का किया जाता है कि उस तरीके से लगातार बार-बार सुरक्षित और असरदार घटक बन रहे हैं या नहीं। रिकॉर्ड रखा जाता है, टेस्टिंग होती है। अच्छा। साथ ही जो घटक बनते हैं उनकी नियमित रूप से जांच भी की जाती है, जैसे प्लेटलेट काउंट चेक करना, प्लाज्मा में कोई लीकेज तो नहीं है वगैरह। ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि मरीज को जो घटक मिले वो सुरक्षित भी हों और प्रभावी भी। ये तो बहुत सघन प्रक्रिया है। तो हमने आज देखा कि खून की एक थैली से कितने अलग-अलग जीवन बचाने वाले हिस्से तैयार होते हैं। अगर संक्षेप में देखें तो हर घटक की अपनी खासियत और अपना खास मकसद है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर हम एक नजर डालें, पूरा खून, होल ब्लड, इसमें सब कुछ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। पर फैक्टर वी और 8 थोड़े कम हो जाते हैं रखने पर। इसका उपयोग अब कम होता है, खासकर जब आरबीसी और प्लाज्मा वॉल्यूम दोनों बढ़ाने हों। शेल्फ लाइफ करीब 35-42 दिन होती है प्रिजर्वेटिव के हिसाब से। हाँ। फिर हैं रेड ब्लड सेल्स, पैक्ड आरबीसीज। इनमें मुख्य रूप से आरबीसीज होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी भी, और प्लाज्मा काफी कम होता है। इनका उपयोग लक्षण वाले एनीमिया में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। शेल्फ लाइफ उतनी ही 35-42 दिन। ठीक है। वॉश्ड आरबीसीज, इनमें मुख्य रूप से आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, और प्लाज्मा तो लगभग होता ही नहीं। ये उन मरीजों के लिए हैं जिन्हें प्लाज्मा प्रोटीन से एलर्जी होती है, लेकिन धोने के बाद इनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे रह जाती है। ओह, बस 24 घंटे? हाँ, प्लेटलेट कंसंट्रेट जो होल ब्लड से बना, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, कुछ आरबीसी डब्ल्यूबीसीज भी आ जाते हैं, और प्लाज्मा होता है। उपयोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या पैथी से होने वाली ब्लीडिंग में। शेल्फ लाइफ 5 दिन। प्लेटलेट फेरेसिस, एसडीपी, इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी बहुत कम होते हैं, और प्लाज्मा होता है।
उपयोग वही है ब्लीडिंग रोकने के लिए। फायदा ये है कि HLA मैचिंग की जरूरत हो तो ये बेहतर है। शेल्फ लाइफ इसकी भी 5 दिन। अच्छा। FFP, इसमें प्लेटलेट्स छोड़कर लगभग सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। उपयोग तब जब कई फैक्टर्स की कमी हो, जैसे PT या APTT बहुत बढ़ गए हों। शेल्फ लाइफ फ्रीजर में 1 साल। 1 साल? हाँ। और आखिर में क्रायोप्रेसिपिटेट, इसमें फैक्टर 8, VWF, फैक्टर 13 और फाइब्रिनोजेन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। उपयोग हीमोफीलिया A, VWD या फाइब्रिनोजेन की कमी में। शेल्फ लाइफ इसकी भी फ्रीजर में 1 साल। वाह, ये तो बहुत अच्छा सारांश था। ये दिखाता है कि कैसे एक ही ब्लड डोनेशन से अलग-अलग मरीजों की बिल्कुल खास जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सही कहा। यही कंपोनेंट थेरेपी का सिद्धांत है, यानी मरीज को सिर्फ वही घटक देना जिसकी उसे वाकई जरूरत है, न कि पूरा खून। हाँ। इससे एक तो ट्रांसफ्यूजन ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है, क्योंकि मरीज को वो चीजें नहीं मिलती जिनकी उसे जरूरत नहीं है और जो शायद नुकसान कर सकती हैं। सही बात है। और दूसरा, जैसा आपने कहा, एक ही ब्लड डोनेशन से कई मरीजों की मदद हो पाती है। एक यूनिट खून से RBC अलग, प्लेटलेट्स अलग, प्लाज्मा अलग और प्लाज्मा से क्रायो अलग। कमाल है। ये आधुनिक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बुनियाद है ना? बिल्कुल, यही बुनियाद है। तो आज की इस बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि खून सिर्फ एक लाल रंग का तरल पदार्थ नहीं है। ये कई जटिल और कहना चाहिए जीवन देने वाले घटकों का एक अद्भुत मिश्रण है। हाँ। और इन घटकों को खास चिकित्सा जरूरतों के लिए बड़ी सावधानी और वैज्ञानिक सटीकता से तैयार किया जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। सफेद कोशिकाओं को हटाने से लेकर प्लाज्मा को फौरन जमाने और प्लेटलेट्स को सही तापमान पर लगातार हिलाते हुए सहेजने तक, हर प्रक्रिया का एक ही लक्ष्य है: मरीज की सुरक्षा और इलाज की सफलता को सुनिश्चित करना। ये सब जानने के बाद ये सोचने पर भी मजबूर होता है कि खून के घटकों से जुड़े इस विज्ञान में लगातार कितनी तरक्की हो रही है और आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, ये एक लगातार विकसित होता क्षेत्र है। और साथ ही ये भी सोचना जरूरी है कि इन जटिल प्रक्रियाओं को दुनिया भर में एक समान स्तर पर लाना, मतलब उनका मानकीकरण करना और उनकी गुणवत्ता को हर जगह हर लैब में बनाए रखना, ये ब्लड बैंकों के लिए कितनी बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होगी। बहुत ज्यादा। ये इसलिए जरूरी है ताकि हर जरूरतमंद मरीज तक, चाहे वो कहीं भी हो, सुरक्षित और असरदार रक्त घटक पहुंच सकें। कौन जानता है, शायद भविष्य में हम और भी ज्यादा खास, और भी ज्यादा शुद्ध और सटीक ब्लड कंपोनेंट्स बना पाएं, जो बीमारियों के इलाज में और बेहतर भूमिका निभा सकें। शायद लैब में बने RBCs या प्लेटलेट्स। संभावनाएं तो बहुत हैं।